बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। आज हम ग्राउंड के अंदर की सूरत हाल को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ ग्राउंड से बाहर भी, यानी रस्से के बाहर भी रस्सा कशी जारी है और कुर्सी की जंग जारी है, इख्तिदार की जंग जारी है। और एक मरतबा फिर ऐसा लग रहा है कि जो माजी का दौर था वो वापस आया ही चाहता है, क्योंकि माजी में भी हम देखते थे कि 2 दिन ज़का अशरफ साहब चेयरमैन रहते थे, फिर अगले 2 दिन जो थे वो नजम सेठी साहब चेयरमैन होते थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के नाम ऐसे तब्दील होते थे जैसे किसी बेकरी की दुकान पर स्लेट के ऊपर अंडों के रेट तब्दील होते रहते थे। इसी तरह से रोज़ाना एक नया चेयरमैन जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनकर सामने आता था और ऐसे ही अब इख्तिदार की रस्साकशी इन दिनों भी जारी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ही अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड देखना चाहते हैं। आज बात करेंगे इस मुद्दे पे तफसील के साथ, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 दिन से इस हवाले से बहुत ज़्यादा बाज़गश्त जारी है, तो हमने सोचा क्यों ना आज जी स्पोर्ट्स में भी इस मौजू को शामिल किया जाए। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के मामले में किसी पार्टी की राय हो सकती है, पर पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले में किसी भी जमात की एक राय हो सकती है। वज़ीर आज़म साहब हमेशा जो है वो सबको साथ लेके चलते हैं, उनको अकोमोडेट करते हैं, तो इसलिए इख्तिलाफ की कोई सूरत नहीं है। राय हो सकती है लेकिन इख्तिलाफ की कोई सूरत नहीं है। पूरी टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप में जान मारेगी, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। इमामुल हक। फैंस वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान देखना ख्वाहिश है, लेकिन जो टीम अच्छा खेलेगी वो फाइनल खेलेगी। मिसबाउल हक। माजी में पाक भारत सीरीज ज्यादा होती थी जिससे ताल्लुकात अच्छे रहते थे, मगर अब सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स में मिलते हैं। सरफराज अहमद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने इंजरी के बाद प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। नई रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स का कब्जा, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप से कबल न्यूजीलैंड टीम को धचका, ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल इंजरी का शिकार होकर मेगा इवेंट से बाहर। वुमेन्स इमर्जिंग T20 एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स अपना दूसरा मैच कल मेजबान हांगकांग से खेलेगी। मॉरिशस में जारी 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट में कौमी टीम को कीनिया के हाथों भी शिकस्त का सामना। अब नहीं सोचता कि मुल्क के लिए एक और आलमी कप खेलूंगा, लियोनेल मेसी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है स्टूडियो में कि जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक बड़ा नाम है और क्रिकेट की इनसाइड स्टोरीज़ भी इनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं। मैनेजमेंट के हवाले से एक बड़ा नाम है और इन्होंने जो कोशिश करके दी है, जो काविश करके दी है, वो कभी भी जो है वो भुलाई नहीं जा सकती। स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट बैंक का ग्राउंड, एक ऐसा ज़बरदस्त ग्राउंड के जिसकी तारीफ़ इंज़मामुल हक, मिसबाह, हफीज़ और हर पाकिस्तान के ज़बरदस्त प्लेयर ने की है। एक ज़बरदस्त क्रिकेट स्टेडियम इन्होंने दिया कि जहाँ पर नेशनल स्टेडियम के बाद अब सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस पीसीबी इसी ग्राउंड पर करवाता है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब, शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अली भाई, थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है आजकल? बस आजकल तो खबरें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं। क्या होता है बार बार ये कि नजम सेठी साहब चेयरमैन, फिर ज़का अशरफ साहब चेयरमैन, आपको लगता है इससे क्रिकेट को थोड़ा सा मुश्किलात का बायस होगा? ये देखिए, मेरा ख्याल है कि जो भी डिसीजन करना है गवर्नमेंट को कर लें, एक दफ़ा करके जो उसको फाइनल कर लें, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने असम्बली भेज दी है ज़का अशरफ साहब की, मगर पीसीबी से अगर मालूम करें तो वो कहते हैं कि नहीं, ये न्यूज़ सही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि न्यूज़ सही नहीं है तो उनको फिर इसकी तरदीद करनी चाहिए ऑफिशियली मीडिया में आकर, तो वो भी तरदीद नहीं कर रहे हैं। तो अब इंतज़ार हो रहा है कि क्या होगा, कि 20 तारीख तक मेरे ख्याल से नजम सेठी साहब को टाइम दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो फिर उसके बाद ही फैसला होना है कि अब क्या होना है, क्या होगा। ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जो जी टीवी पे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त शो को होस्ट करते हैं, हमारे लिए बहुत ही इंतहाई सीनियर, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम और हमारे लिए उस्तादों में से एक असातिज़ा में इनका नाम बखूबी तौर पे और बजा तौर पे लिया जा सकता है। जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि मुजाहिद बरेलवी साहब की जो सियासी बसीरत है, जो इनकी सियासी नज़र है, वो यकीनन किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं। सबसे पहले शो में खुश आमदीद कहेंगे। बरेलवी साहब, ये ज़रूर बताइएगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार बतौर चेयरमैन देखना चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार बतौर चेयरमैन देखना चाहती है, आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए, नजम सेठी साहब एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हैं,
महज क्रिकेट के हवाले से नहीं, यकीनन उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को जो पास में थे उसे मजबूत भी बनाया, बड़ी कामयाबी भी हासिल की। फिर वो कहते हैं कि जी बाद में जो PSLs हुए उसमें जो आमदनी बढ़ी और जो पॉपुलरिटी बढ़ी उसकी, उसमें भी उनका बड़ा अहम किरदार है। लेकिन साथ साथ वो एक बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी हैं। और अगर मैं जहाँ तक मुझे याद है कि जो मशहूर ज़माना हैदराबाद साजिश केस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में 1974 में चला था, उसमें वन ऑफ द एक एक्यूज थे। बहरहाल फिर वो रिहा हुए, फिर उन्होंने सहाफ़त में बड़ा नाम कमाया और टेलीविज़न पे बड़ी उनकी पर्सनैलिटी एंकर के हैसियत से उभरी। और ये हमेशा एक प्राइम पोस्ट समझी जाती है क्रिकेट बोर्ड। बड़ा माली तौर पर आपको पता है बहुत चंद इदारों में से है जो कबाऊपूत है, शरीफों से कुर्बत रही। ये और बात है कि पास में मैं नहीं जाऊंगा कि एक ज़माने में रंजिश भी रही और उन्हीं की सबब वो फिर बने और उन्होंने ढेरों कामयाबियां हासिल की। फिर बहरहाल गवर्नमेंट तब्दील हुई। अब ये भी एक बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हुकूमतों की तब्दीली के साथ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी बदले जाते हैं। राजा साहब के बाद फिर दोबारा सेठी साहब बड़े ज़ोरदार तरीके से आए। लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड का ढांचा है उसको हमेशा एक डेमोक्रेट बनाने की कोशिश की जाती रही है कि किसी तरीके से उसमें इलेक्टेड जो है वो बोर्ड का हो। मुझे नहीं इल्म कि दीगर दुनिया में क्या है। तो ये जो बड़े स्मूथ चल रहे थे और इस वक्त बड़ी वो उनका ख्याल था कि वो जो ख़ास तौर पर जो कंट्रोवर्सी चली हुई है एशियन क्रिकेट में, उसमें जो इंडिया से नबरदादमा थे या ICC से नबरदादमा थे, एंड इस वक्त उन्हें एक चैलेंज किया जा रहा है उनकी लीडरशिप को, उनकी चेयरमैनशिप को। और कोई अगर मामूली होता, यानी खाली कोई खिलाड़ियों का मामला नहीं है कि वो नाराज़ हैं, बल्कि अब तो खुलकर ये सामने आ गया है कि ज़का अशरफ साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़े करीब रहे हैं और आपको याद होगा कि 2012 में वो इसके बोर्ड के चेयरमैन रहे। उन्होंने इंडिया का बड़ा कामयाब दौरा करवाया था। फिर PSL में भी उनका बड़ा अहम रोल है और एक वो मजबूत उम्मीदवार के हैसियत से आए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये अब महज जो क्रिकेट का मामला नहीं रहा है बल्कि सियासी महाजराई में तब्दील हो गया है। और जो IPC यानी जो इंटर प्रोविंशियल की है मिनिस्टर मजारी साहब, उन्होंने तो खुलकर कहा है कि ज़का अशरफ हमारे उम्मीदवार हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बाकायदा सेठी साहब के घर भी गए। खुद अभी उनकी बेगम है जुगनू मोहसिन, वो भी बड़ी मशहूर सहाफ़ी हैं, वो लंदन में जाके नवाज शरीफ से मिली। तो ये एक और जो पाकिस्तान पे सियासी मार्ग खुले हुए थे, एक नया खुल गया है। बिल्कुल। आप अभी आप दोनों जो पार्टियां बड़ी पॉलिटिकल भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ज़का अशरफ साहब की जो क़ुर्बत है वो भी पीपल्स पार्टी के साथ है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। फिर नजम सेठी साहब खुद भी एक बड़ा नाम है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब जैसे बड़े सूबे के। जुगनू मोहसिन साहबा जो है वो ना एक तरफ जो है वो बड़ी जर्नलिस्ट हैं, बल्कि साथ साथ MPA भी की सीट पे भी वो मौजूद रही हैं, MPA भी रही हैं। तो दोनों तरफ जो है बड़े हैवी वेट मौजूद हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ज़का अशरफ साहब को इस कुर्सी पे बिठाना चाहती है और मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि नजम सेठी साहब कंटिन्यू करें? आपके पास इस हवाले से क्या इनसाइड है? देखिए, मैं इस बारे में कोई पेशिनगोई तो पाकिस्तान में नहीं की जाती और बड़ी मुश्किल भी होती है। नजम सेठी साहब से मेरा बड़ा एक देरीना ज़ाती ताल्लुक़ रहा है, सियासी और नज़रियाती भी रहा है। और जब वो बोर्ड के चेयरमैन होते हैं तो मुझे बड़ी मोहब्बत से मैंने उन्हें कदाफ़ी स्टेडियम में जाकर इंटरव्यू किया। ज़का अशरफ साहब से भी एक ख़ास ताल्लुक़ रहा है और जब हम उस वक्त बोर्ड के थे तो बल्कि इंडिया जाने में बस मैं कसर रह गई थी साथ जाने की भी उनके साथ था। यानी इन दोनों से कोई ये मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा या करीब, लेकिन अगर ये देखें कि ज़का अशरफ को कोई आप आम आदमी की हैसियत से नहीं ले सकते। सबसे बढ़कर ये कि वो जरदारी साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं और उनकी ख्वाहिश बेजा नहीं है, क्योंकि वो तो इसकी जो क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप को एंजॉय कर चुके हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश बेजा नहीं है कि खाली नजम सेठी का हक क्यों नहीं है, उनका क्यों नहीं हक है। और ये अब यानी आपने देखा कि
इवन ये कि ये स्क्रीनों पर पहले क्रिकेट के मुबसरीन तक महदूद था, लेकिन अब तो बाकायदा पॉलिटिकल बहस में देख रहा था कि सियासी मुबसरीन जो एंकर थे वो भी इस पर गुफ्तगू करने लगे हैं। और गालिबन मैं कहूँगा पहली बार नजम सेठी साहब की जो क्रिकेट बोर्ड में जो चेयरमैनशिप है उसको एक बहुत ख़तरा समझा जा रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है। ये कहना मुश्किल है कि अशरफ साहब को कामयाबी मिलेगी या सेठी ठीक है बरेलवी साहब, थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप मौजूद थे, इस हवाले से गुफ्तगू करके। और यकीनी तौर पे म्यूजिकल चेयर का गेम है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जारी है। चलिए भाई, आपको क्या लगता है ये जो म्यूजिकल चेयर का गेम है ये पहले भी माजी में इसी तरह होता रहा है और ये दोनों ही कंटेंडर थे जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, वक्त एक दफ़ा फिर एक दूसरे के आमने सामने इन दोनों को ले आया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि देखें, ये तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बने, एक ऑनर की बात होती है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई अपने लिए कोशिश कर रहा है तो फिर वो ना करे, कोशिश तो हर इंसान करता है, मगर एक रिज़ल्ट जो है वो देखते हैं कि अब गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो किसके हक में फ़ैसला देते हैं। मेरे ख्याल है कि चंद दिनों में रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, और साथ साथ जो है ये भी यकीनी तौर पर बात ज़रूरी है कि जो नजम सेठी साहब हैं वो अपने डिसीजन भी लेते नज़र आ रहे हैं। अभी गुज़श्ता 1-2 दिन पहले जो है वो डिपार्टमेंट के नुमाइंदों से मुलाकात हुई है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से भी बात हुई है, अपना प्लान भी दिया है डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। तो दूसरी तरफ ये काम भी क्रिकेट बोर्ड में जारी है और यकीनी तौर पे इस गुमगू की जो सिचुएशन है उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एम्प्लॉई हैं, जो स्टाफ है, वो भी जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार होगा। मुख्तलिफ मुद्दों पर बात करेंगे इस पहलू से जुड़े, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे इस म्यूजिकल चेयर गेम के हवाले से, जो यकीनी तौर पे चाहे ज़का अशरफ साहब आए, उनकी भी माजी में सर्विसेज रही हैं, नजम सेठी साहब भी जो है काफ़ी सर्व कर चुके हैं, और ख़ासतौर से PSL का आना है और इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान आना, क्रिकेटर्स का पाकिस्तान आना, और जिस तरह से उन्होंने भी स्टांस लिया एशिया कप के हवाले से, ये उनके कुछ प्लस पॉइंट हैं। क्या लगता है आपको कि अगर हम कंपेरिजन करते हैं, नजम सेठी साहब की भी अपनी सर्विसेज हैं, ज़का अशरफ साहब की भी अपनी सर्विसेज हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये उम्मीदवार बुरा है? मैं कहूँगा दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन वक्त की ज़रूरत क्या होना है ये देखना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब का भी अपना एक एक्सपीरियंस है, मगर ज़का अशरफ साहब का भी अपना एक एक्सपीरियंस है। वो मेरे ख्याल ZTL के पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं, और किसी बैंक को चलाना कोई इतना आसान काम नहीं होता, और साथ साथ फिर ऑलरेडी उनको PCB चेयरमैन का भी एक्सपीरियंस है। मगर अब दोनों वजनदार शख्सियत हैं, अब देखते हैं कि डिसीजन जो है वो किसके फेवर में आता है। अच्छा, आपने अभी बैंक की बात की, तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट सेक्टर का भी आपका बड़ा वसी और बड़ा वास्ट आपका एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉइज इस वक्त क्या सोच रहे होंगे PCB में जो लोग मौजूद हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जो जाता है उसको लोग इतना याद नहीं करते, जो आता है उसके लिए हार लेके खड़े होते हैं, उसका बड़ा ढोल ताशे बजा के उसका इस्तकबाल किया जाता है। तो जो PCB के एम्प्लॉई हैं, क्या आपको लगता है किसी एम्बिग्यूटी का, किसी कन्फ्यूजन का शिकार होंगे कि क्या आने वाला चेयरमैन अगर ज़का अशरफ साहब नहीं होते उस पॉलिसी को लेके आगे चलेगा? मेरा नहीं ख्याल है कि एम्प्लॉइज़ के ऊपर कोई फ़र्क आना चाहिए। देखें, एम्प्लॉइज़ के लिए तो कोई भी सर्वर आए, उन्होंने तो अपना काम करना है और काम को कंटिन्यू रखना है। जो पॉलिसी दी जाएगी मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे कल्चर होता है ना कि जो आता है वो अपनी टीम लेकर आता है। देखिए, टीम तो बिल्कुल लेकर आते हैं, और मगर एक टीम जो है कोई ऊपर एक चंद लोगों की तक मुश्तमिल होती है, नीचे तक टीम नहीं होती। नीचे तो वही लोग काम कर रहे होते हैं जो पहले से कर रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना फ़र्क आएगा। अच्छा, आपको क्या अचानक वजह समझ में आई कि अचानक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्टिव हो गई और इंटर प्रोविंशियल जो कोऑर्डिनेशन के जो मिनिस्टर हैं मज़ारी साहब, वो इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए, और सेठी साहब जिस वक्त एशिया कप के महाज में पाकिस्तान को एक जंग लड़ रहे थे, उनको हटाने की बातें शुरू हो गई? देखिए, जो हमने मतलब एक सुना, जो हमने पढ़ा, जो हमने देखा, उसके अंदर वो उनका कहना यह है कि नजम सेठी साहब जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए आए थे, और जो इलेक्शन करवाने के लिए आते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते चेयरमैनशिप के लिए। मुझे नहीं पता कि PCB का आइन क्या कहता है, मैंने नहीं पढ़ा, मगर जो खबरें चल रही हैं वो यही हैं कि अगर वो इलेक्शन कराने आए तो इलेक्शन कराएं और जाएं और फिर दूसरों को मौका दें। अब देखते हैं, मुझे नहीं पता है कि आइन में क्या तब्दीली है। ठीक है, आइन में क्या तब्दीली है देखना होगा कि ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। ज़रा सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मामलात के हवाले से, क्योंकि दोनों जो बोर्ड्स हैं वो किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक होते नज़र नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल दिया है, और अभी तक जो है वो ऐसी कोई इत्तलात है नहीं कि इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल को मान लिया है। लेकिन जो वर्ल्ड कप का स्केड्यूल है वो अनाउंस हो गया है, और अहमदाबाद में जो मुमकिन तौर पर मैच खेला जाएगा वो उस दिन मैच खेला जाएगा जिस दिन बाबर आजम की सालगिरह भी है। तो ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच बन सकता है। ये
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मगर मेरा ख्याल है कि मुझे जो इतला मिली है उसके मुताबिक ये है कि शायद हैबर्ट मॉडल के ऊपर जो है शायद इंडिया एग्री हो गया है, और मेरा ख्याल है 4 मैच पाकिस्तान में होंगे और बाकी मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। तो ये अगर ये हो गया तो बड़ी खुशाइन बात है। तो फिर पाकिस्तान जो है वो जब इंडिया जाएगा तो मेरे ख्याल है एक जोश और खरोश के साथ जाएगा कि चले दोस्ताना माहौल के अंदर क्रिकेट खेली जाए। मगर मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होगा अहमदाबाद का। अहमदाबाद का स्टेडियम जो है तकरीबन 1.5 लाख तमाशाइयों का स्टेडियम है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो, और वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं इस मैच के लिए। क्या पूरी दुनिया में लोग इंतजार कर रहे हैं? अभी यूनुस खान का भी एक स्टेटमेंट आया ज़हीर भाई, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को चाहिए कि इंडिया के मैच का प्रेशर न लें और इंडिया जाएं और बगैर प्रेशर के जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है वो जीत कराएं, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे जीत सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या बाबर आजम इस बड़े मैच का प्रेशर ले सकते हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी मैच्योर हो गए वो? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि बाबर आजम प्रेशर लेंगे। देखिए, हमने कभी भी बाबर आजम के लिए वनडे और टेस्ट के लिए कभी भी नहीं कहा कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है। नो, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं वनडे और टेस्ट के लिए, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम रोल अदा करेंगे पाकिस्तान की जीत के लिए। और बाबर आजम जो है अब इतने क्रिकेट उन्होंने खेल ली है कि उनके लिए ये बहुत छोटी सी बात लगती है कि वो चाहे 70,000 पब्लिक में खेलें या 1,500 के तमाशाइयों में खेलें। मैं नहीं समझता कि वो अंडर प्रेशर होंगे। वो पाकिस्तान, आपने देखा होगा इससे पहले वर्ल्ड कप के अंदर जो उन्होंने बैटिंग की थी, वन साइड इंडिया को जो है उन्होंने बैटिंग करके हरा दिया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि बाबर आजम से हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और बाबर आजम एक अहम रोल अदा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको इससे क्या लगता है कि अगर बाबर आजम पे सबकी निगाहें होंगी? अभी हमने जब टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था उसमें भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मैच खेल रहा है और तस्करे जो है वो बाबर आजम के हो रहे हैं। तो आपको लगता है इससे बाकी खिलाड़ियों पे कोई प्रेशर नहीं होगा, तमाम तर प्रेशर बाबर आजम पे आ जाएगा, या आप समझते हैं कि बाबर आजम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी इंडियन बॉलिंग या दीगर टीमों की बॉलिंग, और बाकी प्लेयर जो है वो इतना ज़्यादा फिर वो रिलैक्स भी हो सकते हैं? वो देखिए, मेरा ख्याल तो ये है कि बाबर आजम का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि मेरा जिक्र हो रहा है हर जगह, मुझे कहा जा रहा है, तो दुनिया क्रिकेट के अंदर उनका एक बहुत बड़ा नाम हो गया है। अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी इज्जत दी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि उनका और कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। कई देखें, इस लेवल पे आके कोई बंदा अंडर प्रेशर नहीं आता। प्रेशर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती उनकी। ये कोई अब इनिशियल स्टेज पे तो क्रिकेट खेल नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा है कि उनका जिक्र अगर वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर हो रहा है तो बाबर आजम का कॉन्फिडेंस और बहाल हो रहा है। ठीक है, आपको इम्कान क्या लग रहे हैं पाकिस्तान के इंडिया में जाके ना सिर्फ खेलने के, क्योंकि शायद आफरीदी ने भी कहा कि इंडिया को इंडिया में जाके खेलना ज़रूर चाहिए और फिर वहाँ से वर्ल्ड कप जीत कर आना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं और एक उनके अंदर एक जोश और जज्बा जो डबल हो जाता है जब इंडिया से मैच होता है, और फिर वो इंडिया के अंदर होते हैं तो उनको पता है कि हमने जो है अगर हम यहाँ से जीत के गए तो हम बुलंदियों तक पहुँच जाएंगे। और वो भी यही सोच रहे होते हैं। वो भी ये सोच रहे होते हैं। तो वो मैच जो है ना बहुत ज़बरदस्त मैच होगा और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत आला होगी। अच्छा, हम सब तो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत आला होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस मैच में अल्लाह ताला फतह और नुसरत से हमकनार करेगा। लेकिन दूसरी तरफ रमीज़ राजा साहब जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन थे, क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा नाम है, बतौर चेयरमैन वो कैसे रहे ये फैसला आवाम और नाजरीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा नाम, उनका ये कहना था कि इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन है। तो पाकिस्तान ये नामुमकिन कर सकेगा? देखें, किसी भी टीम को उसके होम ग्राउंड पे हराना जो है इतना आसान नहीं होता। मगर मैंने आपसे कहा ना कि जब पाकिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ खेलती है, चाहे उनकी होम सीरीज़ हो या चाहे किसी और ग्राउंड में हो, तो उनके अंदर उनकी फीलिंग जो है वो 3 गुना टेम्परेचर हाई हो जाता है उनका। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं और अल्लाह ताला साथ देता है पाकिस्तान का। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट और बाबर आजम के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ और भी क्रिकेट में दीगर मुद्दे हैं कि जिनको डिस्कस करना है ज़हीरुल हसन साहब से, और जिसमें इनकी जो है वो इनसाइड और इनपुट भी लेना और इनसे इनसाइड स्टोरी भी उस हवाले से लेनी है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका के हवाले से, और खबर यह है कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया जा रहा है दौरे श्रीलंका में, जो पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस है खेलने, और ये एक अच्छा डिसीजन भी इस लिहाज से हो सकता है क्योंकि श्रीलंका की जो गर्म और ह्यूमिड कंडीशन है उसमें माजी में भी पाकिस्तान के कई बॉलर अनफिट होकर अपना कैरियर तर्क कर चुके हैं और अनफिट होने के बाद इससे काफ़ी अरसे तक क्रिकेट से दूर रह चुके हैं। मोहम्मद जाहिल इसकी बड़ी एक प्राइम एग्जाम्पल है कि जो श्रीलंका गए और वहाँ की कंडीशन में वो अनफिट हुए, फिर वो ज़्यादा अरसे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेल सके। तो शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देना इससे बड़े टूर्नामेंट से पहले आप किस तरह देख रहे हैं? अली भाई, देखें, पहली बात तो ये है कि ठीक है, अब एशिया कप और वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान एक बड़ा इवेंट खेलने जा रहा है, ठीक है, शनिवारी को जो है रेस्ट ज़रूर दे रहे हैं, मगर देखें
मेरा नहीं ख्याल है कि हमें शॉर्ट क्रिकेट को जो है अहमियत देनी चाहिए। हम देखें टेस्ट क्रिकेट भी अपनी एक जगह है और टेस्ट चैंपियनशिप का मैच है, बिल्कुल सीरीज है। और देखें कि हमारे प्लेयर्स जो है शॉर्ट क्रिकेट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है उनका, क्योंकि उसके अंदर फिटनेस इतनी नहीं चाहिए होती जितनी फिटनेस टेस्ट क्रिकेट के अंदर चाहिए होती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ये भी कोई इतनी ईजी सीरीज़ नहीं है, ये भी एक चैंपियनशिप हम खेलने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए कि उनको अपनी शनिवारी को अपनी फिटनेस के ऊपर कहें कि जोर दें और तीनों सीरीज खेलें, सॉरी शहनशाह अफरीदी को। और मैं समझता हूं कि तीनों सीरीज खेलें। एक तरफ हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज है इसमें हम शहनशाह अफरीदी को रेस्ट दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको लीग क्रिकेट भी खेलने की इजाजत दे रहे हैं, अभी इंग्लैंड में भी जाके वो खेल रहे हैं। तो क्या बेहतर नहीं होता कि उनको इंग्लैंड जाके खेलने की इजाजत ना देते, पाकिस्तान के लिए वो दस्तयाब होते? मैंने आपको यही बात कही कि देखें शॉर्ट क्रिकेट पे इनका फोकस है और ये नहीं होना चाहिए। शॉर्ट क्रिकेट खेल के पैसा कमा लें, पैसा देखें, पैसा तो ठीक है मिल जाता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और श्रीलंका को श्रीलंका में हराने को इतना ईजी भी नहीं है। हम बात करें शहनशाह अफरीदी के वाले से, लेकिन अब साथ साथ जब टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है तो सरफराज ने टेस्ट मैच में जो लास्ट टेस्ट मैच खेले उसमें बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। आपको क्या लग रहा है कि सरफराज की सिलेक्शन इसमें होगी? और साथ साथ उमर अकमल भी जो है बड़े कंटेंडर बनते नज़र आ रहे हैं और उनके बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो फिटनेस हासिल कर चुके हैं और वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। देखें यार, पाकिस्तान के लिए खेलने की तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है। उसके लिए जो है उनको डोमेस्टिक के अंदर शो करना होगा, तब जाके जो है मेरे ख्याल है कि वो उनको मौका मिलेगा। मगर और दूसरी बात यह है कि मिडिल ऑर्डर में उमर अकमल से अच्छा बैट्समैन कोई भी नहीं है। अगर वो फॉर्म के अंदर आ जाएँ, वो परफॉर्मेंस दें तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है। मगर रही सरफराज की बात, तो सरफराज ने ऑलरेडी जो है वो टेस्ट मैच के अंदर आउट क्लास परफॉर्मेंस दी थी, तो मेरा ख्याल है कि उनकी वापसी होगी। राइट, उनकी वापसी होगी। लेकिन अब टेस्ट चैंपियनशिप को भी डिस्कस कर लेते हैं ज़हीरुल हसन साहब से। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जिस तरह से इंडिया ने गलतियों पे गलतियां की हैं और चूंकि मैनेजर भी रहे स्टेट बैंक की टीम के साथ, सिंध की टीम के साथ भी ज़हीर साहब वाबस्ता रहे, तो बतौर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर आपने डग आउट भी शेयर किया, आपने ड्रेसिंग रूम को भी शेयर किया। क्या लगता है आपने क्या गलती की इंडिया ने? एक तो ये कि अश्विन को बिठा दिया, ये गलती सबने देख ली, टॉस जीत के बैटिंग दे दी, ये गलती भी सबने देख ली। इसके अलावा आप और किस तरह से इस मैच को एनालाइज करेंगे? देखें, इंडिया ने जो सबसे पहली गलती की, टॉस जीत के जो है वो उन्होंने फील्डिंग ली, वो बिल्कुल मेरे ख्याल है उनको पिच को रीड नहीं कर सके कि उस पर घास देख के उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। और 4 फास्ट बॉलर आप देख लें कि जब उन्होंने बॉलिंग की तो बॉल चल ही नहीं रहा था। बॉल चला है सेकंड इनिंग में, तो उन्होंने वहाँ वो मार खा गए, मैनेज नहीं कर पाए। मुझे नहीं समझ आया कि उनकी क्या रीडिंग थी। फिर उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाया, वो भी गलती थी। अच्छा, इस शिकस्त के बाद क्या तब्दीली आपको लग रहा है कि इंडियन टीम में होगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीदें की जा रही है रोहित शर्मा की कप्तानी के हवाले से, टीम सिलेक्शन के हवाले से। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी पे उंगलियां उठेंगी ये डिसीजन के बाद। अगर इंडिया हो सकता है कि 4 फास्ट बॉलर के बजाय स्पिनर खिलाता तो, और मेरे ख्याल है कि अगर वो पहले बैटिंग करता तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता। ऑलराइट, अब चूंकि ज़हीरुल हसन साहब ने विमेंस की भी टीम को अपने इदारे की टीम में बनाया था और विमेंस क्रिकेट पे भी इनकी बड़ी गहरी निगाह। ये भी पाकिस्तान ने 1-2 दिन पहले मैच खेला नेपाल से, लो स्कोरिंग मैच रहा, तकरीबन 87 रन पे पाकिस्तान की टीम आउट हुई और भारत पाकिस्तान जीत तो ज़रूर गया, लेकिन नेपाल जैसे टीम से सिर्फ आप 9 रन से मैच जीत रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि क्रिकेट का हमारी खास तौर से विमेन क्रिकेटर का कोई स्टैंडर्ड है या बस खानापुरी है, या इसमें भी आपको लगता है सिलेक्शन में जो है वो बंदरबाट चल रही है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने जो जूनियर टीम अपनी बनाई है एमर्जिंग के नाम से, ये बहुत खुशाइन बात है कि सीनियर क्रिकेट के लिए यहाँ से खतरे की घंटी होगी कि जो यहाँ से प्लेयर परफॉर्म करेगा वो ऊपर जाएगा। रही बात नेपाल के सामने खेलने की, ठीक है क्रिकेट है, हो सकता है पिच कैसी, पहले थाईलैंड से हार चुके हैं, अब नेपाल से 9 रन से जीत रहे हैं, तो फिर स्टैंडर्ड क्या है? फिर देखें, थाईलैंड से हमारी मेन टीम हारी थी। नहीं, वही कह रहा हूं, क्रिकेट का फिर हारी थी, स्टैंडर्ड क्या है फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हो सकता है पिच की, मुझे नहीं थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्म कि पिच कैसी थी, क्या थी, किस कंडीशन में वो मैच हुआ था, तो हो सकता है कि कंडीशन भी हुई हो। मगर ठीक है, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है काफ़ी सर्वाइव करेगा हांगकांग के अंदर। कल हांगकांग से मैच है और होम ग्राउंड का एडवांटेज है उनको हासिल होगा, तो हांगकांग से कुछ उम्मीद है या यही समझे हम कि कोई अपसेट हो सकता है? मेरा ख्याल है अच्छी टीम गई है पाकिस्तान की, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, और इंडिया से भी खेलना है पाकिस्तान को मैच? इंडिया से पाकिस्तान का मैच बहुत लक के होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की होगा, उम्मीद है आपको? बिल्कुल, क्योंकि वुमेन की टीम जो है ना इंडिया की हमसे ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट उनकी होती है। हमारे प्लेयर्स को आप देखें, डोमेस्टिक वुमेन को मिल ही नहीं रहा। मैं तो आपके चैनल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम रीजन्स की जो है वुमेन की क्रिकेट टीम में अलाउ करें। जितने रीजन फर्स्ट क्लास खेलते हैं वो तमाम के तमाम रीजन जो है वुमेन की क्रिकेट बनाए, तब जाके मुकाबला होगा, प्लेयर्स निकलेगा। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3 टीमें बना दे और उसका मैच आपस में करा दें, तो 40 प्लेयर तो निकलेंगे, ज्यादा प्लेयर नहीं निकल सकते। मगर जब आप रीजन्स की टीमें बनाएंगे तो फिर वो परफॉर्म करेंगे जबरदस्त। आप अगर डिपार्टमेंट की भी क्रिकेट का आगाज हो रहा है और आप अगर डिपार्टमेंट माजी में भी विमेंस की टीम बना चुका है, तो डिपार्टमेंट क्रिकेट जब खुलेगी तो विमेंस क्रिकेटर को भी फायदा होगा?
देखिए अभी तो कुछ सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वुमेन क्रिकेट के हवाले से कुछ भी नहीं है कि आप वुमेन क्रिकेट टीम बनाएं या नहीं बनाएं। अभी तो मेंस टीम के ऊपर बात हो रही है, तो फिर जब बात होगी फिर देखा जाएगा। थैंक यू सो मच ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे आज हमने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से। लेकिन आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स की पूरी कोशिश होती है कि क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी अपने शो में मौजूद सुखन बनाएं। तो इस वक्त हम बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से, और फुटबॉल के हवाले से इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ज़बरदस्त नौजवान फुटबॉल एनालिस्ट है कि जिनकी फुटबॉल के खेल पर बड़ी गहरी निगाह है और बहुत ज़्यादा इंसाइड इनके पास फुटबॉल के हवाले से और बिलखुसूस इंटरनेशनल फुटबॉल के हवाले से होती है। हमारे बहुत ही अपने और इंतहाई नौजवान तला आलमगीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनको शो में खुश आमदीद भी कहेंगे। तला, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। लेकिन साथ में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो यूरोप की नई चैंपियन बन गई है, और इस फतह को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अली, आपने टाइम दिया प्रोग्राम में। बिल्कुल मैनचेस्टर सिटी है फाइनली वॉन देयर फर्स्ट चैंपियंस लीग, और जितनी मेहनत हमने, आपको याद होगा पिछली बार भी प्रोग्राम में बात की थी कि मैनचेस्टर सिटी के जो कोच हैं पेप गार्डियोला, उन्होंने जितनी मेहनत की है स्क्वाड के ऊपर, ठीक है, जो तनकीद की भी बात कर रहा था कि बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग बहुत की है, नेट स्पेंड उनका 800+ पाउंड्स है, उन्होंने प्लेयर्स बाय भी किए, लेकिन जो कोचिंग लेवल रहा है कोचिंग स्टाफ का पेप गार्डियोला का, फॉर इंस्टेंस मैनचेस्टर सिटी के लिए तमाम प्लेयर्स के लिए जिस तरह ग्रोथ की है उन्होंने तमाम प्लेयर्स की, आई थिंक डिजर्व करते थे चैंपियंस लीग जीतना। और फिर ट्रेबल सीजन उनके पास रहा, यानी लीग डबल भी उन्होंने किया, लीग कप जीता, फिर प्रीमियर लीग जीती, जिस तरीके से आर्सेनल को उन्होंने शिकस्त दी प्रीमियर लीग में, और उसके बाद अब चैंपियंस लीग जीतना अगेंस्ट इंटर मिलान, जो कि काफ़ी सालों बाद 2010 के बाद चैंपियंस लीग के फाइनल में आई थी, तो उससे जीतना आई थिंक एक बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। और फॉर इंस्टेंस मैं ये बात ज़रूर कह दूँ कि एर्लिंग हॉलैंड जो साइनिंग की है मैनचेस्टर सिटी ने फ्रॉम बोरुसिया डॉर्टमुंड लास्ट समय, वो ये चीज़ प्रूफ कर देगी कि उनको अब बैलन डॉर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप जिताया था लास्ट दिसंबर में, उनके भी चांसेस हैं बैलन डॉर जीतना, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता है, लेकिन आई थिंक एर्लिंग हॉलैंड लेकिन तला, ये ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं इस पूरे फुटबॉल सीजन को? क्योंकि इस सीजन में हमने देखा भी है कि मेसी ने जो वो पेरिस सेंट जर्मन क्लब को उन्होंने तर्क किया, और वो जो यूएसए में जाके इंटर मियामी की नुमाइंदगी करेंगे नेक्स्ट सीजन से। बिल्कुल अली, ओवरऑल सीज़न तो बहुत अच्छा रहा है खासतौर पर फुटबॉल फैंस के लिए, लेकिन बड़े मूवमेंट्स भी हुए हैं। जैसे रोनाल्डो जब लास्ट सीज़न अल नसर गया था, अल नसर की लीग में वो खेल रहा था, तो उधर एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये हुई कि रोनाल्डो अल नसर को लीग नहीं जिता पाया, सऊदी प्रो लीग। तो ये शो करता है कि एक बड़ी लीग है सऊदी अरब की, जो सऊदी प्रो लीग है, फुटबॉल लीग है। अल इत्तेहाद क्लब ने वो लीग जीत ली थी, 62 पॉइंट्स गालिबन उनके थे, और 57 पॉइंट्स के साथ जो है नहीं जीत सके अल नसर की टीम, रोनाल्डो की टीम। तो वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। खासकर मेसी की आपने बात की, तो मेसी का जो सीज़न रहा है पेरिस सेंट जर्मैन में, एक निजी दौरा उन्होंने किया सऊदी अरब का, एक जैसे हम कह सकते हैं कि एम्बेसडर के तौर पर उन्होंने जो टूरिज़्म को जो है आगे बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के एक दौरा किया, लेकिन इजाज़त नहीं ली अपने क्लब से। तो पेरिस सेंट जर्मैन के साथ तमाम प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद मेसी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था, उसने डिसाइड किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेगा। एंड देन एक बड़े क्लब की जानिब से कहा जा रहा था कि अल इत्तेहाद या अल हिलाल क्लब जो है सऊदी अरब का, उसने ऑफर की हुई है 400 मिलियन यूरोस की पर सीजन, यानी एक साल में 400 मिलियन यूरोस सबसे बड़ी ऑफर होती है किसी भी फुटबॉल प्लेयर के लिए। वो एक ऑफर की गई मेसी को, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। और इंटर मियामी जो कि मियामी फ्लोरिडा का क्लब है, जिसके शेयर्स होल्डर हैं डेविड बैकहम, इंग्लिश फुटबॉलर रहे हैं, रियल मैड्रिड में भी खेल चुके हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो उनके क्लब को अब मेसी ने ज्वाइन कर लिया है। तो ये बहुत सी चहमगोइयां चल रही थी कि क्या कोई बड़ी कंपनी में उनको शेयर्स मिलने जाना, तो बिल्कुल ऐसा ही है। कंपनीज का नाम तो नहीं अब अभी तक सामने आ सका है, लेकिन कहा जा रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा पर्क्स हैं उस ऑफर के अंदर इंटर मियामी में। और इससे पहले जब मेसी इंटर मियामी गए भी थे खेलने के लिए, कुछ बार्सिलोना में जब वो खेलते थे, तो बार्सिलोना के साथ खेलने गए थे मियामी, तो फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा उनको वहाँ मिली थी, बहुत प्यार मिला था। तो यही रीज़न है कि उन्होंने डिसाइड किया है, और सऊदी अरब वो नहीं गए हैं, अनलाइक बेंजेमा एंड रोनाल्डो, ही इज गोइंग टू। अच्छा, आपने बेकहम की बात की, तो आपकी गुफ्तगू से मुझे याद आया कि बेकहम खुद भी जो है वो गैलेक्सी लाइन से खेलते रहे, जो यूएसए का फुटबॉल क्लब है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सऊदी अरब की फुटबॉल लीग है वो काफ़ी तेज़ी के साथ उभर के सामने आ रही है, और अब करीम बेंजेमा जैसे फुटबॉलर ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो आपको लग रहा है कि जो सऊदीया की लीग है ये भी एक बड़ी और ताकतवर लीग बन के उभरेगी?
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है, जो फुटबॉल फेडरेशन है, वो इस बात पे ज़रूर काम कर रही है कि उनकी जो लीग है वो एक्सेल करे, और वहाँ से ना सिर्फ लीग एक्सेल करे, ना सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स आके खेलें, बल्कि उनका प्लान ये है कि जो बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे अब करीम बेंजेमा ने अल इत्तेहाद फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया रियल मैड्रिड छोड़कर, रोनाल्डो इससे पहले ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर वो गए अल नसर, तो बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। अभी कहा जा रहा है कि अल इत्तेहाद को ज्वाइन करेंगे एनगोलो कांटे, जो कि चेल्सी के प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं 2018 का फ्रांस के साथ। एनगोलो कांटे ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, तो वो भी अब ज्वाइन करें। तो सऊदी अरब का प्लान ये है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं वो उनके जो यंगस्टर्स हैं, जो कि सऊदी नेशनल्स हैं, उनको सिखाएं, उनको ग्रूम करें, ताकि आने वाले वक्तों में सऊदी अरब, जैसे आपको याद होगा अभी लास्ट वर्ल्ड कप जो चल रहा था, मेसी जिसमें कामयाब रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने में, उस वर्ल्ड कप में पहले ही मैच में सऊदी अरब ने आपको याद होगा अर्जेंटीना को शिकस्त दी थी। तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरब के प्लेयर्स जो हैं वो भर के सामने आएंगे। तो यही प्लान्स हैं सऊदी गवर्नमेंट के कि अपने प्लेयर्स को वो ग्रूम करेंगे, ताकि जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, चाहे वो साफ चैंपियनशिप होती है, साउथ एशियन गेम्स होती हैं, चाहे वो अरब लीग होती है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, उसके अंदर जाके सऊदी अरब अच्छा परफॉर्म कर सके। आई थिंक उसके अंदर बहुत अच्छा कर रही है सऊदी गवर्नमेंट, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि बहुत बड़े प्लेयर्स भी, कहा जा रहा है कि डेविड डेहा भी अब ज्वाइन करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड से सऊदी प्रो लीग को। तो आई थिंक बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ आएंगे, एंड शाउट आउट टू ऑल द सऊदीज एंड सऊदी गवर्नमेंट, आई थिंक बहुत एक्सेल करेगी। बिल्कुल तला, और बड़े बड़े प्लेयर ज्वाइन कर रहे हैं, और जो कल्चर है वो शुरू से जो है वो अरब कंट्रीज़ में, और अब ना सिर्फ फुटबॉल के हवाले से बल्कि अब क्रिकेट के हवाले से भी जो है वो सऊदी अरब में जो है वो लीग की बात हो रही है। तो यहाँ तक के लिए और आज तक के लिए बस इतना ही। आज हमारे शो में तला आलमगीर साहब आपसे थोड़ी देर पहले मौजूद थे, और उनसे पहले हमारे साथ मौजूद थे ज़हीरुल हसन साहब। मुजाहिद बलवी साहब का भी इंतहाई शुक्रिया कि आज के शो के लिए उन्होंने वक्त निकाला। आज तक के लिए बस इतना, इंशाल्लाह अगले शो में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।